हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 रियल नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमसे पूछा गया है फॉर सम इंटीजर m द इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। तो इवन नंबर किस फॉर्म में होगा वो हमको बताना है। तो ऑप्शन में एक है m m+1 2m। समझेंगे ध्यान से। एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m, जहां पर m क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। तो 2m की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो ऑलवेज इवन होगा, क्योंकि इस नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा जो कि एक इंटीजर है। दैट मीन्स ये 2m हमेशा इवन होगा, रिमाइंडर ये 0 छोड़ेगा। तो एवरी इवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m। इसी के साथ ही एवरी ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m+1, क्योंकि 2m एक इवन नंबर है और इवन नंबर का जो सक्सेसर होता है, जो नेक्स्ट इंटीजर होता है, वो ऑलवेज ऑड होता है। तो जब इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2m तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ये 1 मेरे को रिमाइंडर मिलेगा। इसलिए 2m+1 ऑलवेज ऑड नंबर होगा। इसी तरह से 2m-1 भी कहा जा सकता है ऑड नंबर्स को, लेकिन गिवन क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इवन नंबर के बारे में हमको बताना है। एंड एवरी इवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। तो देखें क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया था कि ऑड नंबर किस फॉर्म में होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ऑड नंबर की जो फॉर्म होगी वो 2q+1 की फॉर्म होगी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा 2q+1। देखें क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमसे पूछा गया है कि अगर n² - 1 8 से डिविजिबल है तो n कैसा नंबर होगा। n² - 1 is divisible by 8, then n is, तो n एक ऑड नंबर होगा। सिंपल से इसका आंसर होगा। किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो ऑलवेज 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, मैं 3 का स्क्वायर लेता हूं। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 8, और जो नंबर अब बचा वो कंप्लीटली 8 से डिविजिबल है। 5 दूसरा ऑड नंबर लिया। 5 का स्क्वायर 25, उसमें से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमको 24, जो कि 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक इसी तरह से मैंने तीसरा नंबर लिया 7, ऑड नंबर सी हमको लेने हैं। 7 का स्क्वायर 49, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिला हमको 48, और 48 भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। दैट मीन्स n² - 1 is divisible by 8, then definitely n is an odd number। अब ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा इसका मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। We take any number, any odd number, any odd number is in the form of either 4q+1 or 4q+3। सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा मेरे को या तो 0 या 1 या 2 या 3। ये मेरे पास रिमाइंडर बच सकते हैं। यदि रिमाइंडर 0 बचा तो वो नंबर 4q की फॉर्म में होगा, और 4q के लूप में 4q की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं सब इवन नंबर होते हैं। हम यहां लेकर चल रहे हैं कोई भी एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 4q नहीं होगा। 4q+1, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करें और वो 1 रिमाइंडर छोड़े तो डेफिनेटली 4 से डिवाइड करने पर जो नंबर मिलेगा वो इवन होगा, और 1 अगर हम ऐड करेंगे तो उस इवन नंबर का सक्सेसर हमको मिलेगा, और इवन नंबर का सक्सेसर ऑड नंबर होता है। तो कोई भी ऑड नंबर होगा वो या तो 4q+1 की फॉर्म में होगा। इसके अलावा लुक हो सकती है 4q+2,
और 4q प्लस 2 भी एक इवन नंबर होगा, क्योंकि 4q इवन होता है, उसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे तो किसी भी इवन नंबर में 2 ऐड करके हमको एक और इवन नंबर ही मिलेगा। तो 4q प्लस 2 भी एक इवन नंबर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 4q प्लस 3 की लुक मिलेगी, जो कि एक ऑड नंबर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑड नंबर या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होगा या 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा। एवरी ऑड नंबर आइदर दिस फॉर्म और दिस फॉर्म। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि नंबर का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल है। हमने ऑड नंबर लिया है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। बारी बारी से केस बनाएंगे, स्क्वायर करके चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले बात आएगी 4q प्लस 1 की। केस फर्स्ट है when n की वैल्यू हो 4q प्लस 1। यदि n की वैल्यू 4q प्लस 1 की फॉर्म में है तो इसका स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, ये होगा 4q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। एक्सपेंशन कर देंगे इसका, एक्सपेंशन होता है इसका 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचा 16q स्क्वायर प्लस 8q, और इन दोनों ही एक्सप्रेशन में से मैं 8 कॉमन निकाल सकता हूं। मेरे पास बचा 2q प्लस q। अब q यहां पर एक इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, उसमें एक इंटीजर ही ऐड करेंगे, फिर से एक इंटीजर आएगा। दैट मीन्स ये जो लुक बनी मेरे पास, ये लुक बन गई 8 लैम्डा की, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 2q प्लस q। 2q प्लस 2q स्क्वायर होगा, वेयर लैम्डा इज 2q स्क्वायर प्लस q इज एनी इंटीजर। दैट मीन्स ये जो भी नंबर होगा ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। केस सेकंड देखेंगे, when n इक्वल 4q प्लस 3। अगर n की वैल्यू मैं ये लू, जहां पे n जो है वो कोई भी एक ऑड नंबर है, तो 4q प्लस 3 अगर होगी तब n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट मीन्स 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। एक्सपेंशन करेंगे इसका तो मिल जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12, 2 जा 24q प्लस 9 माइनस 1। दैट मीन्स सिंप्लीफाई किया तो 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। मैं फिर से इस पूरे ही एक्सप्रेशन में से 8 कॉमन ले सकता हूं। यदि 8 कॉमन लिया, अंदर बचा मेरे पास 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। और चूंकि ये सारी एक्सप्रेशन एक इंटीजर को एक्सप्रेस करेंगे तो ये फॉर्म भी हमारे पास हो गई 8 लैम्डा की। नाउ 8 लैम्डा की लुक हमको ये बता रही है कि ये नंबर भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। दोनों ही केस को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि एवरी ऑड नंबर के लिए ये स्टेटमेंट कि n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हुआ फॉर एवरी ऑड नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमको एक नंबर गिवन है 33 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5। पूछा है कितने डिजिट्स के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखेंगे ये बात कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं, इस बात से डिसाइड होती है कि डिनोमिनेटर में 2 के फैक्टर्स हों या 5 के फैक्टर्स हों या 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स हों। अगर सिर्फ इतना है तो वो नंबर
टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अब कितने डिजिट के बाद वो नंबर टर्मिनेट होगा ये डिसाइड करती हैं 2 and 5 के एक्सपोनेंट। इन दोनों में जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा उतने डिजिट के बाद ये नंबर टर्मिनेट होगा। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, दोनों में लार्जर है 2। 2 की पावर 2, ये पावर जो 2 है ये लार्जर है, इसलिए ये नंबर 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमको दो नंबर गिवन है, a इक्वल एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर एंड b इक्वल एक्स इंटू वाई क्यूब। दोनों ही नंबर्स का एचसीएफ हमसे पूछा गया है। तो देखेंगे नंबर ए को अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो लिखा जा सकता है x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर है इसलिए y इंटू वाई। इसी तरह से नंबर बी को लिखेंगे x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म होगी। एचसीएफ हमको फाइंड करना है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स आते हैं, तो एक x हमारे पास कॉमन है जो a में भी है एंड b में भी है। इसके अलावा y इंटू वाई ये दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स एचसीएफ हमारे पास हो गया x इंटू वाई स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे यदि 70 को डिवाइड किया जाए तो 5 रिमाइंडर मिले हमको, एंड उसी नंबर से यदि 125 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमको 8 मिले। जब उस नंबर से 70 को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर मिलेगा तो डेफिनेटली इस 70 में 5 एक्सीज है, ज्यादा है, और जो पार्ट ज्यादा है अगर हम उसको कम कर दें तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो हमारे लार्जेस्ट नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इस 70 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे मिलेगा 65। अब मेरे क्वेश्चन की लुक ये बनी कि एक ऐसा नंबर सर्च करना है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर सर्च करना है जिससे 65 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, एंड यही पैटर्न हम इस नंबर पर भी अप्लाई करेंगे। 125 को डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर मिल रहा था, तो यानी कि ये 125 8 इंक्रीजेस है, ज्यादा है, तभी तो रिमाइंडर छोड़ना है। तो इसमें से अगर मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिला 117। दैट मीन्स उस नंबर से 117 को डिवाइड करने पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो सिंपली अब मेरा क्वेश्चन बन गया है कि एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है जिससे 65 भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और 117 भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, और ऐसा नंबर सिंपली इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। वो सबसे बड़ा होगा क्योंकि हाईएस्ट है, कॉमन होगा, उससे ये नंबर भी कैंसिल होगा और ये नंबर भी डिविजिबल होगा, और ये वो इसका फैक्टर होगा। तो सिंपली अब हमको 65 और 117 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो 65 के फैक्टर्स कर लेंगे, 5 and 13। 117 के फैक्टर्स करेंगे, 117 के फैक्टर में 3 से जाएगा ये, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 13, अब 13 से गया 1 टाइम। दैट मीन्स 117 का फैक्टर होगा 3 इंटू 3 इंटू 13। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हुए हमने इसको ऐसे लिखा। एचसीएफ फाइंड करना था हमको, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 जो कि होगा 13। तो 13 वो नंबर है जिससे 65 भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा एज वेल एज 117 भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, यदि मैं 13 से 70 को डिवाइड करता हूं तो मुझे 5 रिमाइंडर मिलेगा। 13 5 जा 65 और 70 को हम चूंकि डिवाइड कर रहे थे इसलिए रिमाइंडर मिला 5। 13 से जब 125 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम 117 तक जाएगा और 8 हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। यही कंडीशंस क्वेश्चन में हमको गिवन थी। दैट मींस हमारा रिक्वायर्ड नंबर 13 होगा। 13 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमसे पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज, किस तरह की होगी।
तो इसको एग्जाम्पल समझ लेंगे। एक नॉन जीरो रेशनल नंबर लेते हैं लाइक 7/8, इसके एक रेशनल नंबर √3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट आएगी वो भी एक इर्रेशनल नंबर ही होगी। ऑलवेज रिमेंबर, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें हमको 3 नंबर गिवन है 12, 21 एंड 15, और इन तीनों ही नंबर के एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 12 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 into 2 into 3। इसी तरह से 21 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 and 7, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हुए 3 into 7। 15 के होंगे 3 into 5, 3 के नीचे 3 into 5। एचसीएफ हमको फाइंड करना है। एचसीएफ होता है इन तीनों में जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो इसका एचसीएफ होगा, और कॉमन फैक्टर तीनों में सिर्फ 3 है। इसी तरह से हमको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में हम सभी फैक्टर्स लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स को एक बार लिया जाता है, बाकी नॉन कॉमन फैक्टर्स भी एलसीएम में लिए जाते हैं। तो 2 आ जाएगा into 2 into 3 into 7 into 5। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 into 7 420। So the HCF of given 3 numbers is 3 and the LCM is 420। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33।